स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे पॉली मेडिकेयर लिमिटेड के बारे में। ये डिस्पोजेबल मेडिकल डिवाइस जो होते हैं वो ये कंपनी वो बनाती है। मतलब क्या, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो है इन्फ्यूजन थेरेपी से बिजनेस आता है। मतलब कुछ ऐसे जैसे आईवी कैन्यूला आपने सुना होगा। कभी कभी कैसा होता है ना कि हम डायरेक्टली कुछ मेडिसिन नहीं ले पाते, ओरली नहीं ले पाते, हमें उसको डायरेक्टली नसों में लेनी पड़ती है, या कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं कि हमको डायरेक्टली वो लेना पड़ता है। सो ऐसे केस में आईवी कैन्यूला यूज होते हैं। फिर जो ब्लड बैग्स आपने देखा होगा वो भी ये कंपनी बनाती है। फिर जो यूरिन बैग्स होते हैं या यूरिन कैथरर्स जो होते हैं जिससे यूरिन कलेक्ट किया जाता है वो ये कंपनी बनाती है। फिर जो सीरिंज होते हैं इंसुलिन रिलेटेड वो भी ये कंपनी बनाती है। फिर जो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के रिलेटेड जो किट्स होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। फिर जो कैंसर रिलेटेड बहुत सारे जो जैसे ये आईवी कैन्यूला ना कैंसर रिलेटेड कीमोथेरेपी में भी यूज होता है। सो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो भी ये बनाते हैं। फिर अगर आपने डायलाइजर सुना होगा, कंपनी इज द कंपनीज फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर डायलाइजर इन इंडिया। हम इसकी भी आगे बात करेंगे। सो जैसे मेजॉरिटी बिजनेस इनका जो इन्फ्यूजन थेरेपी है उससे आता है। फिर डायग्नोस्टिक किट से भी कुछ बिजनेस आता है। ऑन्कोलॉजी रिलेटेड कुछ बिजनेस आता है। एनेस्थीसिया रिलेटेड भी ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सर्जरी में जो यूज होने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। सो बेसिकली मेडिकल डिवाइसेस में ये कंपनी डील करती है। फिर ये कंपनी जो आईवी कैन्यूला बनाती है, जो इन्फ्यूजन थेरेपी प्रोडक्ट्स बनाती है, इसमें टॉप 5 प्लेयर्स में कंपनी आती है और मेजॉरिटी बिजनेस कंपनी का एक्सपोर्ट होता है। राइट। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की बात करें तो 1995 में ये कंपनी शुरू हुई थी। हिमांशु बैड ने ये कंपनी शुरू की थी। तो वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो जर्मनी में काम करते थे, बट ही केम बैक एंड ही वांटेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। ठीक है, तो इन्होंने अपने भाई के साथ ये बिजनेस शुरू किया। अब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। एक प्लांट से इन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था और आज इनके 8 प्लांट्स हैं, 5 इंडिया में, 3 आउट ऑफ इंडिया। सो बहुत ही अच्छे से इन्होंने बिजनेस को ग्रो किया है। धीरे धीरे करके ये बहुत मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में एंटर किए हैं। और द वेरी नाइस थिंग या वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कंपनी इज कि जो मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री है ना वो बहुत बड़ी है। एक ओशन है, आप समझ लो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें से ये एक छोटी प्लेयर है। तो रूम बहुत है इनको ग्रो होने का, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। राइट। और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से बढ़ाया है। सो इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। बहुत सारे इनके पास पेटेंट्स है, कुछ अंडर एप्लीकेशन भी है। सो काफ़ी अच्छे इंडस्ट्री में, ये नीश इंडस्ट्री में हम बोल सकते हैं, काफ़ी नीश इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। तो जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनका जो आईवी कैन्यूला बिजनेस है ना, जो आईवी कैन्यूला प्रोडक्ट है, इससे इनको ऑलमोस्ट 30% रेवेन्यू आता है। सो ये एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है। तो बी ब्राउन करके एक कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे काम करती है, तो ये इनकी एक कॉम्पिटिटर है। सो बी ब्राउन ने बेसिकली, जैसे मेडिकल डिवाइसेस में बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये आईवी कैन्यूला भी पेटेंटेड प्रोडक्ट था और बी ब्राउन ने इनके ऊपर एक पेटेंट इंफ्रिंजमेंट का केस डाला था। जो टेक्निकली ये जो पॉलीमेड है, ये कंपनी ने, पॉली मेडिकेयर जो है, ये कंपनी केस जीत गई थी और ऐसे केस में यूरोपियन मार्केट इनके लिए पूरा खुल गया। सो यूरोपियन मार्केट खुलने की वजह से ना इनको बहुत अच्छी ग्रोथ हुई और आगे जाके अभी ग्रोथ जो है एक तो रीनल केयर प्रोडक्ट से आने वाली है, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट से आने वाली है, जिसकी हम आगे बात करेंगे। अब नॉर्मली ग्रोथ ड्राइवर्स में थोड़ा एंड में लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही ग्रोथ ड्राइवर्स के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि एक बार आपको ग्रोथ ड्राइवर्स समझ में आ गए ना तो आपको बहुत आसानी से आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। सो क्यों ये कंपनी आगे जाके बहुत ग्रो हो सकती है? तो पहली चीज़ ये है कि जो इंश्योरेंस कवरेज है वो अभी इंडिया में आप देखोगे कि धीरे धीरे बढ़ेगा। सो अगर मैं ग्लोबल कंपनियों की बात करूँ तो उसमें क्या होता है ना कि आउट ऑफ पॉकेट अगर आप देखोगे तो लोगों 18% ही लोग हैं जो आउट ऑफ पॉकेट उनका पैसा जाता है, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट 60% लोग हैं जो आउट ऑफ पॉकेट अपने जेब से पैसा देते हैं। तो जैसे जैसे इंश्योरेंस कवरेज बढ़ेगा ना, मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री या बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री की भी अगर मैं बात करूँ, उधर बहुत सारी ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। पहली चीज़ ये होगी। और जैसे इंडिया में ना 70 to 75% जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं।
तो आप हार्ट रिलेटेड डिवाइसेस देख लो, वैस्कुलर डिवाइसेस देख लो, रेस्पिरेटरी रिलेटेड कुछ डिवाइसेस देख लो, ऑन्कोलॉजी रिलेटेड देख लो, या जो डायलिसिस आपने सुना होगा तो डायलाइजर या रीनल केयर रिलेटेड डिवाइसेस देख लो। तो मेजॉरिटी अगर आप डिवाइसेस देखोगे तो ये इम्पोर्ट किए जाते हैं। सो अभी गवर्नमेंट का बहुत पुश है मेक इन इंडिया पे, आत्मनिर्भर भारत पे। सो ऐसे केस में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस कंपनियां हैं, अगर मैं पॉलीमेड की बात करूं तो इनको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। पीएलआई स्कीम के तहत, हम आगे जाके इसकी बात करेंगे, तो पीएलआई स्कीम के तहत और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है जिसके वजह से इनको बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर है पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम बेसिकली क्या होता है, अगर मोटा मोटी देखें तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है जिसमें अगर आप केपेक्स करते हो, ठीक है, अगर आप नई फैसिलिटीज़ लगाते हो, नए प्लांट लगाते हो, केपेक्स करते हो और उस नई फैसिलिटी से आप रेवेन्यू जब कमाते हो तो गवर्नमेंट आपको इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पे इंसेंटिव्स देगी। मतलब एक सर्टन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आपको वापस मिलेगा। तो अगर मैं मेडिकल डिवाइसेस में पीएलआई स्कीम की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3420 करोड़ बांटे जाएंगे गवर्नमेंट के इंसेंटिव के द्वारा 5 इयर्स में। तो यहाँ पे अगर कोई भी कंपनी मिनिमम 180 करोड़ का केपेक्स करती है और उससे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कमाती है तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। फर्स्ट ईयर में इतना टारगेट पूरा किया, सेकेंड ईयर में इतना टारगेट पूरा किया, जैसे जैसे आपके हर साल टारगेट पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको 5% इंसेंटिव मिलेगा। ये एक पीएलआई स्कीम के अंडर ये एक गवर्नमेंट का पुश हो गया, ये एक ग्रोथ ड्राइवर हो गया। फिर गवर्नमेंट बहुत सारे मेडिकल पार्क्स ओपन करने वाली है। तो जैसे मेडिकल पार्क्स आएंगे, बहुत सारी कंपनीज वहाँ आएंगी, तो जो मेडिकल डिवाइसेस कंपनियाँ हैं उनको बहुत बूस्ट मिलेगा। कंपनी का एक और बहुत सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर ये है नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। सो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि जो एंड स्टेज रीनल डिसीजेस जो होते हैं, मतलब रीनल डिसीजेस मतलब रिलेटेड टू किडनीज, तो जब किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे या तो आपको ऑर्गन डोनेशन होता है, ठीक है, या तो आप डायलिसिस पे रखना पड़ता है। सो ऐसे केस में क्या हो रहा है ना कि इंडिया में ना ये जो एंड स्टेज रीनल डिसीज है उसकी बहुत प्रॉब्लम है और इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही तरीके से नहीं है, ठीक है। तो आप हॉस्पिटल्स में देख लो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है ही नहीं। सो यहाँ पर ना जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं दे आर वेरी क्विक जब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात आती है। तो गवर्नमेंट ने और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये पीपीपी मॉडल आया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सो ऐसे केस में क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत क्विक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिठा लेते हैं, सो ये पीपीपी मॉडल से क्या होगा ना, क्योंकि देखो इंडिया में कैसा है कि जितने डायलिसिस के लिए जितने लोग हैं या जितनी डायलिसिस की नीड है जितनी डिमांड है उतना सप्लाई है नहीं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं है। तो ये पीपीपी मॉडल की वजह से क्या होगा कि जब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल साथ में आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से क्रिएट होगा और ये डायलिसिस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो इससे पॉलीमेड को क्या फ़ायदा होगा कि डायलिसिस जब आप चाहिए तो आप किससे खरीदोगे, ये सब सारी जो डिवाइसेस आप किससे खरीदोगे, तो आप पॉलीमेड जैसी कंपनियों से खरीदोगे। तो पॉलीमेड इसके लिए क्या कर रही है, पॉलीमेड ने जो पीएलआई स्कीम के अंडर, जैसे पीएलआई स्कीम के लिए इनको बहुत सारे अप्रूवल्स मिल गए हैं, तो एक अप्रूवल इनको मिला है रीनल केयर के रिलेटेड डिवाइसेस मतलब डायलिसिस। सो जो पॉलीमेड है उन्होंने जो पीएलआई स्कीम के अंडर इन्होंने ऑलमोस्ट केपेक्स करने का सोचा है। तो इन्होंने 400 करोड़ क्यूआईपी रेज किया है और 200 करोड़ ये लोग जो खुद का इंटरनल एक्चुअल से पैसा निकालेंगे, जैसे 600 करोड़ ये लोग बहुत आगे के बहुत साल ये लोग केपेक्स करने वाले। उसमें से बहुत सारा केपेक्स जो है ये रीनल केयर के लिए जाएगा, मतलब डायलिसिस रिलेटेड जो डिवाइसेस रहेंगे उसके लिए जाएगा। सो ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है, क्योंकि 90% ऑफ जो रीनल केयर डिवाइसेस होते हैं वो इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को मेक इन इंडिया करना है, गवर्नमेंट का बहुत पुश है। यहाँ पर अपने पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी हैं जो ये सब कर सकती हैं। तो ऐसे केस में पॉलीमेड को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि पॉलीमेड ऑलरेडी इस फील्ड में केपेक्स कर रही है। अब अगर पॉलीमेड की प्रोडक्ट्स देखोगे तो 125 प्लस मेडिकल डिवाइसेस हैं, 110 प्लस कंट्रीज़ में इनका एक्सपोजर है। मेजॉरिटी बिजनेस इनका एक्सपोर्ट से आता है। फिर मेजॉरिटी बिजनेस इनका जो इनका पॉलीमेड ब्रांड है उससे आता है। कुछ बिजनेस ये OEM से प्रोक्योर करते हैं। सो ये बेसिकली पॉलीमेड के बारे में है। अब हम इनकी न्यू प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। देखो बिजनेस को जब हम एनालाइज करते हैं तो हमने पहले क्या देखा, बिजनेस मॉडल देखा, फिर हिस्ट्री देखी, फिर ग्रोथ ड्राइवर्स देखा। अब क्या देखना है हमें
कि पॉलीमेड के कौन से न्यू प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम न्यू प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। पहला है रीनल केयर मेडिकल डिवाइसेस, मतलब डायलिसिस। अब इनका ना ऑलरेडी एक डायलाइजर नाम से इनका एक प्रोडक्ट है। तो ये लोग इंडिया में नंबर 1 कंपनी है जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, क्योंकि मेजॉरिटी, जैसे मैंने कहा 90% तो ये जो रीनल केयर रिलेटेड डिवाइसेस होते हैं, डायलिसिस रिलेटेड होते हैं, वो बाहर से आता है। तो यहाँ पर इनको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। फर्स्ट चीज़ ही तो जैसे ऑलरेडी ये लोग हैं रीनल केयर में, लेकिन अभी ये उससे जो उनका जो ये पोर्टफोलियो उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आगे जाके अब जैसे कि आपको ज़्यादा रीनल केयर से बिजनेस आपको नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे जाके ये जो रीनल केयर वाला जो पोर्टफोलियो है ये बहुत अच्छे से एक्सपैंड होगा। ठीक है, ये हो गई इनकी रीनल केयर की बात। नेक्स्ट प्रोडक्ट है इनका डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री रिलेटेड। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो डायग्नोस्टिक बिजनेस से ऑलमोस्ट 3-4% ही बिजनेस आता होगा, राइट। सो इसको भी ये लोग एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो रीनल को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, रीनल केयर को, और एक डायग्नोस्टिक को। तो यहाँ पर ना ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं। और डायग्नोस्टिक में क्यों आने वाले हैं, क्योंकि अभी ना बहुत सारी प्रिवेंटिव चीज़ें होने वाली है। तो जैसे पहले अगर हमें बुखार होता था तो क्या हम टेस्टिंग करवाने जाते थे? नहीं, राइट। लेकिन अभी कोविड के बाद ना बुखार हो जाए, अगर बुखार होता है किसी को, तो टेस्टिंग बहुत ज़रूरी हो जाएगी। सो ये लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे डिवाइसेस डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री के लिए लाने वाले हैं। तो आगे के 6 महीने आप देखोगे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स डायग्नोस्टिक के रिलेटेड आएंगे। तो RNA किट्स हो गए, RT-PCR किट्स हो गए, इनके लिए इनको अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं। और जैसे मैंने कहा कि डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को ये लोग ऑलरेडी कैटर करते हैं। तो जैसे मेट्रोपोलिस हो गया, थायरोकेयर हो गया, डॉक्टर पैथलैब्स हो गया, तो इन सबको ये ऑलरेडी प्रोडक्ट्स या डिवाइसेस बना के देते हैं या डिवाइसेस देते हैं। सो इनके लिए जो ये नए डिवाइसेस आएंगे या जो ये नए डिवाइसेस लेके आ रहे हैं आगे के 6 महीनों में, इनके लिए इनको क्रॉस सेल करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बैठा हुआ है। फिर ना ये लोग सीरींज में भी आने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंसुलिन सीरींज ये लोग ऑलरेडी बनाते हैं, लेकिन जो जेनेरिक सीरींज हो जाते हैं वो भी ये लोग बनाने वाले हैं। तो आगे के 1-2 क्वार्टर्स में आप देखोगे कि इनके सीरींज भी ये लोग बेचने वाले हैं। सो क्यों इसमें आने का इन्होंने सोचा? क्योंकि जेनेरिक सीरींज में मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता, राइट। सो जो जैसे वैक्सीनेशन अभी आ चुका है, तो अभी हर साल ना वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में सीरींज तो आपको लगने ही वाली है। तो इसलिए इन्होंने ये बिजनेस में एंटर किया है। ओके, सो गवर्नमेंट को ये लोग सीरींज प्रोवाइड करेंगे, गवर्नमेंट से बात हो चुकी है। तो अब सीरींज का ये लोग आगे के 2-3 महीनों में आप देखोगे कि सीरींज बिजनेस में भी ये लोग आ जाएंगे। तो ये हो गया इनका नया प्रोडक्ट सीरींज का। अब अगर मैं कोविड रिलेटेड बात करूँ, तो कोविड से इनको ऐसा जितना फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्जरीज होती है ना, वो स्टॉप हो गई। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो नॉर्मली सर्जरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वहाँ से तो इनको बिजनेस आया नहीं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि इनको पता था कि अब इलेक्ट्रिक सर्जरी से तो ऑलमोस्ट 1 साल तक तो बिजनेस नहीं आएगा। तो इन्होंने जो बाकी के जो मास्क होते हैं, किट्स होते हैं, या जो रेस्पिरेटरी जो डिवाइसेस होते हैं, उससे इन्होंने एकदम सेल बढ़ा दी, या जो BTM किट्स होते हैं वहाँ से इन्होंने सेल बढ़ा दी। तो जो कोविड के वजह से जो इनका नॉन कोविड बिजनेस था, वो जो हैम्पर हुआ, उसको उन्होंने ऐसे बैलेंस किया। ओके, और अब आगे जाके जैसे थोड़ी चीज़ें स्टेबलाइज होंगी, थोड़ी चीज़ें स्टेडी होंगी, तो जो इलेक्ट्रिक सर्जरीज जब वापस शुरू हो जाएंगी, फिर इनके बिजनेस में जो नॉन कोविड बिजनेस है वो एकदम बढ़ जाएगा। अब अगर आप साउथ इंडिया देखोगे ना, तो वहाँ पे 40% ऑफ हॉस्पिटल्स है। तो पहले ये लोग साउथ इंडिया पार्ट में या साउथ इंडिया में बहुत वीक थे, लेकिन अभी पिछले 1 साल से ये लोग वहाँ पर बहुत स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वहाँ पर ही मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स है। और इनका कस्टमर्स कौन है इनके? एक तो गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, जो टेंडर के थ्रू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, या गवर्नमेंट हो गया जो टेंडर के थ्रू प्रोजेक्ट्स देते हैं या टेंडर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। दूसरा हो गया प्राइवेट हॉस्पिटल्स, राइट। फिर तीसरा हो गया रिसर्च इंस्टीट्यूट्स कुछ, सो और डायग्नोस्टिक चेन्स। ओके, सो क्योंकि साउथ इंडिया में 40% ऑफ हॉस्पिटल्स है, तो ये लोग वहाँ पे अपनी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं। अब वहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो जो कुछ बहुत सारे हॉस्पिटल्स है वहाँ पे ये लोग वहाँ से उन्होंने पूरा टाई अप कर दिया। मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो साउथ इंडिया में वो उनके कस्टमर्स बन चुके हैं। तो जैसे नारायणा हो गया, कोलंबिया एशिया हो गया, मणिपाल हो गया, तो ये इनके कस्टमर्स, इनके क्लाइंट्स बन चुके हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ होगी कि जहाँ पे आप वीक हो वहाँ पे आप स्ट्रांग होने की एकदम अच्छे से कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे आपने कुछ क्लाइंट्स ऑलरेडी एक्वायर कर लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं ज्योग्राफिकल प्रेजेंस इनका कैसा है। तो जैसे मैंने कहा कि ये लोग
मेजॉरिटी एक्सपोर्ट से पैसा कमाते हैं और यूरोप से इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस आता है। सो अब ना ये लोग यूएस में भी बहुत अच्छे से एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी एक फैसिलिटी ना यूएस एफडीए अप्रूव्ड भी है और बाकी सारी फैसिलिटीज तो ईयू अप्रूव्ड भी है। सो अब यहाँ पर जो यूएस ना बहुत बड़ा मार्केट है और यूएस एक अलग ही मार्केट है, ठीक है। सो वहाँ पर ये लोग कुछ अप्रूवल्स का वेट कर रहे हैं। ओके, सो अगला साल अगर आप देखोगे नेक्स्ट ईयर से इनको यूएस से भी बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यूएस जैसे मैंने कहा कि एक अलग ही मार्केट है। वहाँ पर अप्रूवल्स को ना बहुत सारा प्रोसेस लगता है कि आपको पहले थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है, वहाँ से 6-8 महीने बाद या 10 महीने बाद अप्रूवल्स आपको मिलते हैं। सो ऐसे केस में इन लोग का अप्रूवल इन प्रोसेस है। तो अगले साल आप देखोगे कि यूएस से भी इनको काफ़ी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं, बेसिकली अप्रूवल मतलब प्रोडक्ट्स का अप्रूवल, जो डिवाइसेस का अप्रूवल है, तो अगले साल से ये लोग यूएस से भी इनको बिजनेस आएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी कि आपको यूएस जो बड़ा मार्केट है वहाँ से भी आपको ग्रोथ मिल रही है। और जो बाकी का जैसे मैंने कहा कि जोग्राफिकल प्रेजेंस जो है यूरोप से इनको काफ़ी अच्छा बिजनेस आता है। अब बात करते हैं केपेक्स की। तो केपेक्स कंपनी बहुत सालों से कर रही है और अभी तो बहुत केपेक्स करने वाली है। तो जैसे मैंने कहा कि 600 करोड़ रुपए इनके पास है, 400 क्यूआईपी के थ्रू आया है, 200 इंटरनल एक्रूअल्स के थ्रू आया है। सो ऐसे केस में एक तो इनका ऑलमोस्ट नवंबर 20 में इन्होंने एक फरीदाबाद प्लांट का एक्सपेंशन किया था, वो ऑपरेशनल हो गया। फिर इन्होंने जयपुर में एक प्लांट का अगेन एक्सपेंशन किया था, वो भी फेब में शुरू हो गया। ओके, सो बहुत सारा ये लोग केपेक्स कर रहे हैं और धीरे धीरे ये लोग केपेक्स और बढ़ाने वाले हैं। तो आगे के 2-3 साल आपको और केपेक्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत जो रीनल केयर है वहाँ पे केपेक्स होने वाला है। डायग्नोस्टिक के लिए लोग बहुत प्रोडक्ट्स लाने वाले हैं, तो वहाँ पे अच्छा खासा केपेक्स होगा, राइट। सो जो इन्फ्यूजन थेरेपी है वहाँ से जो मेजॉरिटी इनका बिजनेस आता है उसको ये लोग बाकी सारे जो इनके प्रोडक्ट्स है वहाँ पे ये लोग अपना एक्सपैंड कर रहे हैं पोर्टफोलियो, तो उसके रिलेटेड केपेक्स होगा। पीएलआई स्कीम मैंने बोला, गवर्नमेंट पुश मैंने बोला, उसके रिलेटेड बहुत सारा केपेक्स ये लोग करने वाले हैं। और इनके केपेक्स को ना 18 महीने तो लग जाते हैं। तो अभी 1-2 साल और आपको केपेक्स देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको रेवेन्यूज बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा कि रेवेन्यूज बहुत आएंगे, क्योंकि अगले साल से यूएस से भी इनको बिजनेस आएगा। फिर जैसे ही इनका रीनल केयर का जो केपेक्स है वो खत्म हो जाता है, तो वहाँ से फिर और प्रोडक्ट्स आने और बिजनेस आएगा। सो डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री से इनको और बिजनेस आएगा। तो केपेक्स ये लोग कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आप देख रहे हो, जैसे मैंने आपको एक जो मैंने वीडियो रिलीज़ किया था, लास्ट वीडियो रिलीज़ किया था, उसमें हमने बात की थी कि केपेक्स देखिए कि क्या केपेक्स कंपनी कर रही है। अगर कंपनी केपेक्स कर रही है ना, मतलब आपको ग्रोथ दिख रही है, राइट। और यहाँ पर तो रीनल केयर में बहुत ग्रोथ है, डायलिसिस में बहुत ग्रोथ है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में आगे जाके और ग्रोथ आने वाली है, राइट। सो अगर कंपनी को पता है विजन क्या है, कंपनी को पता है कि हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम एक एक करके अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैपिंग कर रहे हैं, तो जब आपको ये समझ में आता है कि कैसा समझ में आएगा कि केपेक्स कर रही है, नए प्रोडक्ट्स में कंपनी एंटर कर रही है, तो आपको ग्रोथ का आप एक सर्टन अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे अगर मैं पॉलीमेड की बात करूँ तो कंपनी खुद बोलती है कि 17-18% तो रेवेन्यू ग्रोथ इनको आएगी। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो क्या इंडस्ट्री में ग्रोथ है, तो अगर ओवरऑल इंडस्ट्री देखोगे तो 300 मतलब ग्लोबली अगर आप इंडस्ट्री देखोगे तो $300 बिलियन की इंडस्ट्री है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 10-12 बिलियन की इंडस्ट्री है। ओके, सो इंडस्ट्री में ग्रोथ है, इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। अब रिस्क की बात करते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें तो हमने बात कर ली, अब रिस्क तो हर बिजनेस में होता ही है। तो पहला रिस्क है इनका जो इनकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो इनका रॉ मटेरियल क्या होता है, पीवीसी शीट्स होते हैं, प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, राइट। जो ये डिवाइसेस बनाते हैं वो पीवीसी शीट्स या प्लास्टिक ग्रैन्यूल से बनाते हैं। तो जो जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि पीवीसी प्राइसेस बहुत बढ़ गए, तो इनका तो रॉ मटेरियल ही वो है, राइट। सो ऐसे केस में इनको जो मार्जिन्स हैं इनके थोड़े डिप्रेसिंग आपको दिखेंगे लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे। लेकिन ये ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ये लोग मार्जिन क्यों मेंटेन कर पाए, क्योंकि इनका जो ऑटोमेशन से रिलेटेड जो इन लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन लाया, फिर लेबर कॉस्ट इनका थोड़ा कम हो गया, तो बाकी सारे कॉस्ट इनके कम हो गए, इसके वजह से मार्जिन आप थोड़े सस्टेन कर पाए, राइट। लेकिन और अब जैसे मैनेजमेंट खुद ये बोलती है कि ये जो हाई रॉ मटेरियल प्राइस है
ये लोग पास ऑन कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है, और हर बार आप पास ऑन करोगे या एकदम से पास ऑन करोगे, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि लैग हो जाता है पास ऑन करने में, 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, राइट। सो ये थोड़ा रॉ मटेरियल सिचुएशन जो है ये थोड़ी रिस्की हो जाती है। सेकेंड रिस्क इनका ये है कि हाई मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो इनके जो एमडी हैं या सीईओ हैं, इनकी रेम्यूनरेशन मुझे बहुत ज़्यादा लगती है कंपेयर टू करंट प्रॉफिट्स। तो करंट प्रॉफिट्स के हिसाब से रेम्यूनरेशन थोड़ी ज़्यादा है। तो ये एक दूसरी मुझे थोड़ी एकदम नेगेटिव सिचुएशन ये, बट थोड़ी बहुत रेड फ्लैग ये हो जाता है। तो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि जब जैसे कि इनके प्रोडक्ट्स के बहुत सारा बिजनेस आएगा तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो हो सकता है कि इनकी रेम्यूनरेशन ओवरऑल सेम हो, बट आगे का हम नहीं बोल सकते। लेकिन अभी करंटली तो मुझे रेम्यूनरेशन थोड़ी ज़्यादा लगती है। थर्ड चीज़ ये है, अब ये रिस्क, ये एक्चुअली रिस्क भी है, लेकिन इसको मैनेजमेंट बहुत ध्यान देने की इस पर कोशिश कर रहा है। रिस्क क्या है कि आपको मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में इनोवेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स ही आप ग्लोबल कंपनियों से कम्पीट कर रहे हो। तो जैसे मैंने कहा बी ब्राउन हो गया, फिर उसके बाद अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो रॉसम हो गया, फिर बैक्स्टर हो गया, बॉस्टन साइंटिफिक हो गया। तो ये आपके ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं। तो यहाँ पर ना जैसे बी ब्राउन का जो बिजनेस है वो बहुत बहुत बड़े स्केल पे वो बिजनेस करता है, ओके। और बी ब्राउन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं। तो पॉलीमेड को उनके साथ काफ़ी अच्छे से कम्पीट करना पड़ेगा, और कम्पीट करने के लिए आपको इनोवेशन लाना ही पड़ेगा। जैसे अभी कंपनी बोल रही है कि R&D पे ये लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करने वाले हैं, ये नेसेसरी है, राइट। R&D पे आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। सो इनोवेटिव चीज़ें आपको लानी पड़ेगी ताकि आप कंपटीशन में रहो। अब जब कॉम्पिटिटर्स की बात निकल ही चुकी है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो रॉमसन है और जो पॉलीमेड है वो बेसिकली लो कॉस्ट और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ओके। सो जैसे कि जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं ना, वहाँ पे तो बी ब्राउन के ही प्रोडक्ट्स चलते हैं। सो इंडिया में जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्रीमियम जहाँ पे प्राइसिंग होती है, वहाँ पे तो बी ब्राउन के प्रोडक्ट्स ही यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो मिड साइड हॉस्पिटल्स हैं, फिर जो मिड साइज हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे पॉलीमेड और रॉमसम के प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो एक तो लो कॉस्ट होते हैं और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। सो पॉलीमेड को ना अपने अगर मैं ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स की बात करूँ तो उनसे कम्पीट करने के लिए इनोवेशन करना इज मस्ट। एक और रिस्क यहाँ पे ये हो जाता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो विट्रोमेड एक कंपनी है जो बेसिकली सेम प्रमोटर की है। तो बेसिकली जो पॉलीमेड है वो विट्रोमेड से कुछ प्रोडक्ट्स बनवा के लेती है। तो 8 से 10% प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनवा के लेती है, पॉलीमेड विट्रोमेड से, विट्रोमेड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। सो ऐसे केस में क्या हो जाता है ना कि सेम प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है। तो विट्रोमेड अभी तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि 8 से 10% ही ट्रांजैक्शन होते हैं। लेकिन अगर आगे जाके हो सकता है कि विट्रोमेड को फ़ायदा दिलवाने के लिए अगर ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ पे नहीं हुए, या अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक थोड़ा रेड फ्लैग हो जाता है। अभी कोई दिक्कत नहीं, 8 से 10% ही प्रोडक्ट्स जाते हैं, लेकिन आगे जाके अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है और अगर विट्रोमेड को ज़्यादा फायदा दिलाने के लिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, तो ये थोड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि कहीं जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ तो नहीं रहा, ठीक है। ये अभी तो एज सच जितना रेड फ्लैग नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ना नहीं चाहिए, इसका ध्यान आपको देना पड़ेगा। अब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अगर आप सेल्स देखोगे, 2017 में सेल्स ऑलमोस्ट 461 करोड़ के आसपास थी, जो बढ़ के ईयर ऑन ईयर आज 2021 में 786 करोड़ के आसपास है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 55 करोड़ से ऑलमोस्ट 2017 में 55 करोड़ थी, जो बढ़ के आज 2021 में 136 करोड़ हो चुकी है। अगर मैं आप सेल्स की और प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करूं तो 5 इयर्स की सेल्स की ग्रोथ ऑलमोस्ट 14% है, 3 इयर्स की ऑलमोस्ट 15% है, करंट TTM ऑलमोस्ट 15% है। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो 5 इयर्स की 23% है, 3 इयर्स की 24% है, और करंट जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 42% है। अब अगर हम EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो 24 से 27% के बीच में, 27% हाल ही इनका करंट ईयर का है। अब आगे जाके जैसे जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, अब आपको ये देखना है कि आगे मार्जिन्स का क्या। तो जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जैसे रीनल केयर में डायलिसिस जो हो गया, या डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में, यहाँ पर दे आर एक्सपेक्टिंग कि आगे के कुछ सालों में 30% इनका मार्जिन, EBITDA मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग। पहली चीज़ ये होगी। सेकेंड चीज़ ये होगी कि जो इनके जो सीरिंज
है ना, जो जेनरिक सीरीन जिसमें ये लोग एंटर हुए हैं, या ये थोड़ा लो मार्जिन बिजनेस हो जाता है, लेकिन जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं ये थोड़ा कंपैरेटिवली सीरीज के कंपैरिजन में थोड़ा हाई मार्जिन बिजनेस हो जाता है, राइट। सो आगे जाके आप 30% मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग, लेट्स सी क्या ये 30% तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। फिर आप आरओई देखोगे तो कंपनी का आरओई अच्छा है, 22-23 के आसपास है। इस साल का आरओई बहुत कम है, क्यों? क्योंकि इन्होंने QIP जो रेस किया है उसकी वजह से शेयर कैपिटल बढ़ गया और उसकी वजह से आपको आरओई डिप्रेस लग रहा है, क्योंकि बेस ही बढ़ गया, राइट। सो ऐसे केस में आरओई इस साल का डिप्रेस है, राइट। अब जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, अगेन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो डेट है कंपनी का, वो डेट बेसिकली बहुत कम है और आगे के कुछ साल बाद ना कंपनी को डेट फ्री होना है, तो आगे आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कंपनी के बुक्स पे कोई डेट नहीं रहेगा। और जो वर्किंग कैपिटल लोन्स है वो भी कंपनी चुकाना चाहती है, जो QIP से जो पैसा इन्होंने रेस किया है उससे जो कुछ वर्किंग कैपिटल लोन्स रहेंगे वो भी कंपनी चुका देगी। फिर आपको कैश फ्लो वर्सेस पैट भी, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वर्सेस पैट भी आपको दिख रहा होगा, तो अच्छा खासा है। तो ओवरऑल कंपनी तो बहुत अच्छी है, ठीक है। और कंपनी ना एक नीश इंडस्ट्री में है, ठीक है। यहाँ पे ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है और आप एकदम छोटे प्लेयर हो, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे आपने बी ब्राउन अगर आप देखोगे, जो इनका कॉम्पिटिटर है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, बहुत सारे इनके रेवेन्यूज़ हैं, राइट। पॉलीमेड अभी तक छोटी है लेकिन इसके पास बहुत रूम है ग्रो करने के लिए, गवर्नमेंट पुश की वजह से, BPLI स्कीम्स की वजह से, राइट। सो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री में है, नीश प्लेयर है। लेकिन जब वैल्यूएशन की बात आती है तो अगर आप 2015-16 देखोगे ना, कुछ ही नहीं हुआ इसके स्टॉक प्राइस पे, ठीक है। फंडामेंटल्स तो तब भी अच्छे थे लेकिन स्टॉक प्राइस उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2020 में जब ये कोरोना आया और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को एकदम लोग देखने लगे, फिर उसके बाद PLI स्कीम्स ये सब आई, तो मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री के लिए जब गवर्नमेंट पुश देने लगी, उसके बाद ये कंपनी का स्टॉक प्राइस एकदम जूम आउट हो गया, एकदम बहुत ही बढ़ गया। तो आज अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल्स आज भी स्ट्रॉन्ग है लेकिन स्टॉक प्राइस बहुत ही ऊपर चले गया, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा गड़बड़ा गया है, राइट। तो ऐसे केस में कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखनी चाहिए कि ग्रोथ क्या है, और यहाँ ग्रोथ ट्रिमेंडस है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ट्रिमेंडस, बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेस में ये कंपनी एंटर कर सकती है और ये करेगी। जो मैनेजमेंट है उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तो बहुत आगे ये लोग जिस तरह से ये लोग ग्रो करते आ रहे हैं, आगे भी ये लोग बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। लेकिन अगेन स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ चुका है। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पर बहुत ध्यान रखिएगा, मैं भी बहुत ध्यान रख रही हूँ, ठीक है। मेरे से भी ये मिस हो गया स्टॉक, मुझे भी ये पता नहीं था, राइट। सो ध्यान रखिए इस पे, डिप्स पे आप इसको अक्यूमुलेट ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा नीश इंडस्ट्री है ये, आगे जाके बहुत अच्छी ग्रोथ इसको मिलने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट और ये मतलब गवर्नमेंट बेसिकली आज से 5 से 10 साल बाद इस मेडिकल डिवाइस में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे केस में पॉलीमेड जैसी कंपनियों को बहुत आगे स्कोप मिलेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया है ना, मार्केट जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मार्केट ने स्टॉक प्राइस पे ऑलरेडी वो डाल दी है, ठीक है। इसीलिए स्टॉक प्राइस इतना ऊपर चले गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये मार्केट को भी पता है और मार्केट ने ऑलरेडी उसको ग्रोथ फैक्टरिंग कर दिया है उसके स्टॉक प्राइस पे। सो ऐसे केस में अगर कंपनी जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है, अगर कंपनी उसको फुलफिल नहीं कर पाती है तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि मार्केट ने बहुत ग्रोथ इसे एक्सपेक्ट की है, उसको ग्रोथ को वो प्राइस स्टॉक प्राइस पे फैक्टरिंग भी कर लिया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।